कहते हैं कि किसी भी देश की जो असली दौलत है वो उसके लोग होते हैं। और जब भारत की बात आती है तो ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, एक जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ हमारे जो सीमित संसाधन हैं उस पर एक बहुत बड़ा, बहुत रियल प्रेशर भी है। बिल्कुल। और आज हम इसी प्रेशर और पोटेंशियल की कहानी को मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास जनगणना के कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े और नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नंबर्स के पीछे छिपे पैटर्न्स को समझना। मतलब हम देखेंगे कि भारत की आबादी कहाँ रहती है, कैसे रहती है। हाँ, कहाँ, कैसे और क्यों रहती है, और इसकी जो बनावट है मतलब कॉम्पोजिशन, उसमें क्या खास है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, लोग रहते कहाँ हैं। और यहाँ पर जो पहला फैक्ट है वो तो दिमाग घुमा देता है। स्रोतों के मुताबिक भारत की लगभग 76% आबादी 76%। हाँ, वो सिर्फ 10 राज्यों में सिमटी हुई है। मतलब बाकी देश एक तरफ और ये 10 राज्य एक तरफ। और अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। नहीं, ये सोचने वाली बात है। हाँ। सोचने वाली बात इसलिए क्योंकि ये भारत की प्लानिंग और गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। कैसे? मतलब भारत के अंदर ही नीतियां बनाने के लिए वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल काम नहीं कर सकता। आप जो पॉलिसी महाराष्ट्र के लिए बना रहे हैं वो यूपी पर लागू करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक पूरे देश के बराबर की आबादी से बात कर रहे हैं। वाह। हर राज्य अपने आप में एक अलग देश जैसा डेमोग्राफिक चैलेंज लेके बैठा है। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। और ये जो असमानता है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन स्रोतों में दिए गए एक नक्शे में साफ दिखती है। हाँ, वो डॉट वाला मैप। हाँ, उसमें हर एक बिंदु 2 लाख लोगों को दिखाता है। दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में ये डॉट्स इतने घने हैं कि सब कुछ काला दिखता है। और अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में आपको एक एक डॉट गिनने का मन करेगा। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि हजारों साल का इतिहास और भूगोल है। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है भौतिक कारण। मतलब जलवायु, जमीन, पानी। एग्जैक्टली। जलवायु, जमीन और पानी। गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वो हमेशा से भारत का हार्टलैंड रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उपजाऊ जमीन है, साल भर बहने वाली नदियां हैं और जीने के लिए मौसम भी मतलब काफी अनुकूल है। और शायद यही वजह है कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं भी इन्हीं इलाकों के आसपास फली फूली। मैं वो मोहनजोदड़ो फिल्म के बारे में सोच रहा था, जिसमें दिखाते हैं कि कैसे सिंधु नदी के सूखने पर लोग पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ माइग्रेट करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल रियलिटी का सिनेमैटिक वर्जन था। कृषि का विकास वहीं हुआ जहां पानी और उपजाऊ जमीन थी। और जहां कृषि हुई वहीं लोग बसे, वहीं बस्तियां बसीं, शहर बने और आबादी बढ़ी। और बाद में आज़ादी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बने, तो उन्हीं जगहों पर और लोग आ गए। हाँ, उन जगहों पर आबादी और तेजी से बढ़ने लगी जहां पहले से ही लोग मौजूद थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये तो साफ है कि लोग कुछ ही जगहों पर रहना पसंद कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी हुआ कि उन जगहों पर दबाव बहुत ज्यादा होगा, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर भीड़। एग्जैक्टली। और यहीं पर घनत्व या डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। ये आंकड़ा देखिए, 1951 में भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 117 लोग रहते थे। 117? ठीक है। 2011 तक आते आते ये आंकड़ा 382 हो गया। 382? मतलब उसी 1 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अब 3 गुना से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और ये तो एवरेज है, असलियत में तो ये और भी स्क्यूड होगा। बहुत ज्यादा। एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश जहां 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग हैं। सिर्फ 17? आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी राजधानी दिल्ली है जहां उसी 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। सर, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये हमारे शहरों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे प्रेशर की असली तस्वीर है। और यहाँ एक और गहरी बात है जिसे सोर्स में कृषि घनत्व या एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहा गया है। ये क्या होता है? ये आम डेंसिटी से अलग है। ये कुल आबादी और सिर्फ खेती करने योग्य जमीन का अनुपात है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाद्य सुरक्षा, हमारी फूड सिक्योरिटी की असली तस्वीर दिखाता है। मतलब जब हम सुनते हैं कि हमारी पैदावार बढ़ रही है तो हमें ये भी देखना होगा कि उसे खाने वाले मुंह कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं
और वो भी उसी सीमित खेत पर। सही बात है। ये एक अदृश्य दबाव है जो हमारे किसानों पर हर साल बढ़ता जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी बहुत असमान है। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये आबादी बढ़ी कैसे, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जैसा शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं बल्कि बदलाव होता है। बदलाव? हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। भारत की कहानी को समझने के लिए स्रोतों में इसे 4 बहुत साफ चरणों में बांटा गया है। 4 चरण। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था 1901 से 1921 तक का। इसे स्थिर चरण कहते हैं। स्थिर मतलब स्टैग्नेंट? हाँ, सोचिए, उस दौर में जन्म दर बहुत ऊंची थी, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन साथ ही मृत्यु दर भी उतनी ही ऊंची थी। अच्छा। स्वास्थ्य सेवाएं थी नहीं, महामारियां, अकाल, ये सब आम बात थी, तो जितने लोग पैदा होते थे लगभग उतने ही मर भी जाते थे। तो मतलब हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट इक्वल्स ऑलमोस्ट जीरो चेंज। प्रिसाइसली। बल्कि 1911 से 1921 के दशक में तो स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियों की वजह से जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। घट गई थी? हाँ, पहली और शायद आखिरी बार हमारी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। वाओ। और फिर दूसरे चरण में क्या बदला, जो 1921 से 1951 तक चला। यहां से कहानी बदलनी शुरू हुई। इसे धीमी वृद्धि का चरण कहते हैं। धीमी वृद्धि। इस दौरान देश में स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाओं में थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ। इससे मृत्यु दर, खासकर बच्चों की मृत्यु दर, कम होने लगी। लेकिन जन्म दर तो ऊंची ही रही होगी। बिल्कुल, जन्म दर अभी भी उतनी ही ऊंची बनी हुई थी, क्योंकि सामाजिक सोच, शिक्षा का स्तर, वो सब बदलने में वक्त लगता है। तो मृत्यु दर कम हो रही थी पर जन्म दर ऊंची थी। नतीजा, आबादी धीरे धीरे पर लगातार बढ़ने लगी। और फिर आता है तीसरा और सबसे ड्रामेटिक फेज, 1951 से 1981, आजादी के बाद का दौर। इसे जनसंख्या विस्फोट का दौर क्यों कहते हैं? अचानक विस्फोट हो गया। स्वास्थ्य सुविधाएं तो धीरे धीरे ही बेहतर हुई होंगी। बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल इसमें 2-3 चीजें एक साथ हुईं। आजादी के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर, खासकर महामारियों को कंट्रोल करने पर बहुत जोर दिया। अच्छा। इससे मृत्यु दर बहुत तेजी से नीचे गिरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लेकिन जन्म दर वो रॉकेट की तरह ऊपर ही रही। परिवार नियोजन अभी भी एक दूर की सोच थी। और इसी समय प्रवासन भी तो हुआ था। सही पॉइंट। तिब्बत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आए। इस कॉम्बिनेशन ने एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। हमारी सालाना वृद्धि दर 2.2% के शिखर पर पहुंच गई। और इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। हाँ, समझ गया। और चौथा चरण जो 1981 से अब तक चल रहा है, यहाँ ट्रेंड बदल गया। हाँ, अब हम घटती वृद्धि के चरण में हैं। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, मतलब जनसंख्या घट रही है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही। जनसंख्या अब भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार, वो स्पीड धीमी हो गई है। अच्छा, स्पीड कम हो गई है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल है। विवाह की औसत उम्र बढ़ी है, महिला शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर हुआ है। और लोग अब छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं। बिल्कुल, इन सब वजहों से जन्म दर में काफी गिरावट आई है। ये तो हुई नंबर्स की कहानी। अब जरा इन नंबर्स के पीछे के इंसानों को देखते हैं। आबादी की बनावट, उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 21% किशोर हैं, यानी एडोलेसेंस। हाँ, 21%। ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि सबसे जरूरी ग्रुप है। ये भारत का भविष्य है। हाई पोटेंशियल, हाई एनर्जी। लेकिन यही ग्रुप सबसे वल्नरेबल, सबसे संवेदनशील भी है। इनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। कम उम्र में विवाह का दबाव, लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़वा देना, कुपोषण और सही करियर गाइडेंस का अभाव। सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जैसी पॉलिसीज इसी ग्रुप को टारगेट करती हैं, ताकि इस पोटेंशियल को वेस्ट होने से बचाया जा सके। कॉम्पोजिशन का एक और पहलू है गांव बनाम शहर। हम डिजिटल इंडिया की कितनी भी बात कर लें, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज भी भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है। बिल्कुल, और ये तो नेशनल एवरेज है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, वहीं गोवा और महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों में ये अनुपात लगभग 50-50 का है।
मतलब भारत आज भी असल में गांव में ही बसता है। बिल्कुल। और इसी बनावट में भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है हमारी विविधता, भाषा और धर्म की। फैसिनेटिंग है ये। भाषा की बात करें तो भारत में 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। 4? हाँ, मोटे तौर पर समझें तो उत्तर भारत में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये सब इंडो यूरोपियन परिवार से हैं। और दक्षिण भारत की? और दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये द्रविड़ परिवार से हैं। ये हजारों साल पुराने लिंग्विस्टिक डिवीजन को दिखाता है। और धर्म के मामले में? भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लगभग 79.8%। और मुसलमान? मुसलमान 14.2% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पर दिलचस्प बात डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब? कुछ पॉकेट्स हैं जहां ये पैटर्न बदल जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी बहुमत में है। नागालैंड, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाइयों की बड़ी संख्या है। और पंजाब हरियाणा में सिखों की? हाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास सिखों का जमाव है। ये विविधता ही भारत की असली पहचान है। वाकई कमाल है। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर जो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होता है, काम करने वाली आबादी, वर्किंग पॉपुलेशन। बिल्कुल। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से सोर्सेज आबादी को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। कौन से 3? पहले हैं मुख्य श्रमिक, जो साल में 6 महीने से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। दूसरे हैं सीमांत श्रमिक, मार्जिनल वर्कर्स, जो 6 महीने से कम काम करते हैं। मतलब सीजनल काम। हाँ। और तीसरे हैं अश्रमिक, नॉन वर्कर्स। और यहाँ पर जो आंकड़ा है उसने मुझे सच में चौंका दिया। भारत की लगभग 60% आबादी अश्रमिक यानी नॉन वर्कर की श्रेणी में है। 60%। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इतने लोग बेरोजगार हैं? नहीं, यहीं पर डेटा को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। ये 60% का आंकड़ा भ्रामक लग सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बेरोजगार हैं और काम ढूंढ रहे हैं। इस 60% में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन का है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन? हाँ, यानी हमारे बच्चे, छात्र और बुजुर्ग। और इसमें वो लाखों करोड़ों गृहिणियां भी शामिल हैं जिनके काम को हमारी इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधि नहीं गिना जाता। हालांकि वो पूरे देश की नींव हैं। बिल्कुल। तो हाँ, ये आंकड़ा हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बड़े आकार को जरूर दिखाता है। ओके, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो जो बाकी 40% लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरह के काम कर रहे हैं? क्या यहाँ कोई बदलाव दिख रहा है? यहीं पर भारत की इकोनॉमिक स्टोरी का सबसे बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। अच्छा। आज भी हमारी लगभग 54.6% काम करने वाली आबादी कृषि क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। आधे से ज्यादा? हाँ, लेकिन ये अनुपात लगातार और तेजी से घट रहा है। लोग धीरे धीरे खेती किसानी छोड़कर उद्योग मतलब सेकेंडरी सेक्टर और खासकर सेवा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चरल चेंज का सबसे बड़ा संकेत है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है काम करने वाली आबादी में जेंडर इनइक्वालिटी। और यहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की जरूरत समझ में आती है, क्योंकि अगर महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं बनेंगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आंकड़े एक साफ कहानी बताते हैं। हर एक सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी काम करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा है। हर एक सेक्टर में? हर एक में। हाँ, एक बात जरूर है कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और उससे जुड़े कामों में महिलाओं की भागीदारी बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। पर ऐसा क्यों है? क्या महिलाएं खेती किसानी में ज्यादा कुशल होती हैं? नहीं, ये कुशलता की बात नहीं है। ये समाज द्वारा बनाई गई जेंडर भूमिकाओं की बात है। सेक्स और जेंडर का फर्क? हाँ, सेक्स एक जैविक सच्चाई है कि आप पुरुष हैं या महिला, लेकिन जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो तय करती है कि कौन क्या काम करेगा, किसे घर संभालना है और किसे बाहर जाकर कमाना है। कृषि में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी अक्सर इसलिए दिखती है क्योंकि वो अपने ही परिवार के खेतों में काम करती हैं, जिसका उन्हें अक्सर कोई वेतन भी नहीं मिलता। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होती हैं। तो क्या इस तस्वीर में कोई सुधार हो रहा है? क्या महिलाएं इन पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में आ रही हैं? हाँ, सुधार तो हो रहा है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। महिला शिक्षा में सुधार और बढ़ती जागरूकता के कारण मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सर्विसेज, इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, ये हम शहरों में अपने आसपास देखते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है ताकि वर्कफोर्स में सही मायने में बराबरी आ सके।
ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि भारत की जनसंख्या की कहानी कई परतों वाली है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये असमान वितरण की कहानी है। एक समय में हुए विस्फोटक वृद्धि की कहानी है जो अब धीमी पड़ रही है, और ये अपनी बनावट में अविश्वसनीय विविधता की कहानी है, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो या फिर काम धंधा। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जी। जैसा कि हमने देखा, भारत की अर्थव्यवस्था और हमारा वर्कफोर्स कृषि से हटकर सेवा और उद्योग क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। ये विकास का एक स्वाभाविक और जरूरी चरण है। हाँ। पर सोचने वाला सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमारी 88.8% ग्रामीण आबादी के लिए समान अवसर पैदा कर रहा है, या फिर ये शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की आर्थिक खाई को और ज्यादा चौड़ा कर रहा है?